हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कर्ण एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार के महत्वपूर्ण खबरें जो आपके काम के हो और जो आपके एग्जाम के हो, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, हिंदुस्तान और जनसत्ता से कवर किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार के सभी 38 जिलों में, यानी बिहार में टोटल कितने जिले हैं? 38। सभी 38 जिलों में जैविक खेती की जाएगी। अभी वर्तमान में 13 जिला है जहाँ पे जैविक खेती की जा रही है। जैविक खेती से तात्पर्य है कि जो फर्टिलाइज़र है उसको ना के बराबर यूज करना है ताकि हेल्थ और सॉइल एंड एवरीथिंग क्या हो, कम पोल्यूटेड हो। बिहार के सभी जिलों में हुआ। इसके लिए क्या है कि जो कुछ इंपॉर्टेंट कार्य हो जा रहा है इस पे फोकस करना है कि जो चौथे कृषि रोड मैप आने वाला है उसमें इसको शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो विश्व मुक्त अन्न उत्पादन करना है। साथ ही साथ इसमें एक जो कई तरह के अनुदान भी दिया जाएगा, लेकिन उसमें शर्त यह है, पहले आओ पहले पाओ वाला शर्त लगाओ, यानी जो पहले अप्लाई करेगा अनुदान के लिए जो उसी को मिलेगा। नेक्स्ट, सबसे बड़े डायनासोर का कंकाल प्रदर्शित हुआ। हाँ, ये जो आप फिगर देख रही है, जो पिक्चर देख रहे हैं, ये डायनासोर का है। ये संग्रहालय में इसको प्रदर्शनी में रखा गया है। कहाँ में? तो लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में पेटागोटिन में इसको रखा गया है। ये 2014 में इसको खोजा गया था, जो अभी तक का सबसे बड़ा है, और 2017 में इसे आधिकारिक तौर से नामित कर दिया गया था। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने द एलिफेंट विस्पर्स की ऑस्कर विजेता टीम से मुलाकात की। आपके लिए इसमें काम की खबर क्या है कि ये जो ऑस्कर विजेता फिल्म है, ये फिल्म का नाम क्या है? तो ये पहले तो किस कैटेगरी में था? तो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में था। उसके अलावा ये भारत का पहला, इस कैटेगरी के लिए भारत का पहला फिल्म है। उसके बाद इसके जो निर्देशित जो किया गया था ये फिल्म, वो कार्तिक गोरजियाल विल्स के द्वारा किया गया था, जबकि इसका निर्माण जो है वो तमिल भाषा में डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट का किया गया है। और ये एक अभयारण्य से रिलेटेड है, मनुष्य और हाथी के संबंध को दर्शाया गया है। नेक्स्ट, ये जो एक इम्पॉर्टेंट ये है कि इस बार जो ऑस्कर फिल्म था, यानी ये जो अवार्ड मिला है इस बार शॉर्ट फिल्म में, जो पहला इंडिया को, किस ऑस्कर नंबर कितना था? तो 95 नंबर कितना? 95। नेक्स्ट, ये खबर बार बार चर्चा में है कि एससीओ देशों का जो अलग अलग बैठक हो रहा है। पहली बात, एससीओ की जो अध्यक्षता कर रहा है इस बार कौन कर रहा है? भारत। यानी 2023 के एससीओ का अध्यक्षता किसके हाथ में है, किसके पास है? भारत के पास। इसमें कौन कौन से मेंबर हैं? तो इसके मेंबर की बात करें तो भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। वैसे भी देख सकते हैं इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रूस, यानी आईपीसी, फिर रसिया एंड जो ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ये 4, ये इस तरह से टोटल मेंबर कितना है? 8। अभी ये जो बैठक हुआ था, ये इसका जो ये सुरक्षा, मतलब बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल जी ने किया। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने किया। और इम्पोर्टेंट ये है कि ये चूँकि भारत में हुआ है, और इसमें जो भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है इस एक आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद जैसे समस्या से संबंधित इस पर जोर दिया गया कि इसको कैसे निपटा जाना है। नेक्स्ट खबर है जो आपको, ये दोनों ही एससीओ और मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भारत श्रीलंका द्वीप देश में संयुक्त रूप से सौर ऊर्जा, यानी जो सोलर एनर्जी है, उसके प्लांट एस्टेब्लिशमेंट की बातें की जा रही है। ये आईआर के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जो पड़ोसी संबंध जो देश है, पड़ोसी देश के बीच जो संबंध है उसको प्रगाढ़ करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। न्यूज़ क्या है, जो आपके काम क्या है? तो भारत श्रीलंका संयुक्त रूप से त्रिकोणमाली जिले में 150
135 कौन जिला? त्रिकोणमाली 135 मेगावाट का सौर प्लांट लगाया जा रहा है। इस पे काम कौन कर रहा है? इसका लक्ष्य क्या है? जो लक्ष्य यह है कि 2030 तक जो बिजली की जरूरतों का 70% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करना है। इसमें यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कौन? तो जो त्रिकोणमाली जिले में 135 मेगावाट सौर ऊर्जा प्लांट एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है। इसमें जो पार्टनर कौन कौन है कंपनी के तौर पे देखें तो एक तो एनटीपीसी है। कौन कौन है? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और दूसरा जो श्रीलंका की तरफ से है सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। सौर ऊर्जा परियोजना के जो भी लागत है इसको 2 चरण कंप्लीट किया जाना है। तो इंपॉर्टेंट यही है कि जो भारत और श्रीलंका के बीच जो संबंध है उसको इसमें मजबूती मिलेगा, और जो नवीकरणीय ऊर्जा की जरूरत है उसके 70% उसको भी इसमें हेल्प मिलेगा पूरा करने में। जर्मनी संसद को संबोधित करने वाले पहले सम्राट बने किंग्स चार्ल्स तृतीय। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि अभी जो सम्राट कौन है? किंग्स चार्ल्स तृतीय है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट यह है आपके लिए जो खबर है कि जो जर्मनी की संसद है, संसद बुंडस्टैग, क्या है? बुंडस्टैग। ये 2 इंपॉर्टेंट खबर यहाँ से है, और ये पहले सम्राट बने जो इसको संबोधित किए। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में खत्म हुआ देशद्रोह कानून। हाईकोर्ट कहाँ है वहाँ पे? आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो एक तो पाकिस्तान खत्म हुआ, और इसका जो आईपीसी की धारा है पाकिस्तान दंड संहिता यानी पीसी की धारा 124A को रद्द कर दिया गया, यानी जो देशद्रोह संबंधित है। और ये इंडिया के लिए भी जो आईपीसी की धारा है इंडियन पिनल कोड वो भी है 124A, यानी दोनों के लिए कॉमन है। ये आपके लिए काम की खबर है। नेक्स्ट, ऊर्जा आयात बिल पर रोक जरूरी है। ये आपके प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? तो इसमें जो ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है या नवीकरणीय ऊर्जा के लिए जो क्वेश्चंस बनते हैं, स्पेशली बीपीएससी मेंस में तो हर अल्टरनेट ईयर में क्वेश्चंस डायरेक्टली आ ही जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि वर्ष 2022-23 में ऊर्जा आयात बिल 44% बढ़ गया, यानी 44% बढ़कर ये कितना हो गया? 260 अरब डॉलर के करीब। ये क्या हो गया? पहुंच गया ऊर्जा आयात बिल, यानी 44% क्या हो रहा है? ये वृद्धि हो रहा है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। जबकि अभी यूक्रेन रसिया युद्ध चल रहा है, यानी कच्चे तेल के आयात, क्रूड ऑयल के आयात के बावजूद भी ये ऊर्जा की जो आयात है उस पर 44% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, टोटल जो आयात बिल आया है भारत का ऊर्जा आयात बिल 2022-23 में वो है, यानी 44% बढ़ने के बाद 43.6% ओवरऑल। अगर टोटल बात की जाए तो 40 एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो एग्जैक्ट डेटा में 40 यानी कितना है एग्जैक्ट डेटा? तो 43.6% वृद्धि हुआ और 260 अरब डॉलर की पहुंच गया है। अब आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ये द्वारा ये ताज़ा रिपोर्ट जारी किया गया है। कहा गया कि अगर इस बिल पे, यानी जो ऊर्जा आयात किया जा रहा है जो क्रूड ऑयल, अगर उस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये भारत के लिए जो, अगर इसको नियंत्रित नहीं किया गया तो ये व्यापार घाटा को बहुत ज़्यादा क्या कर सकता है? इनक्रीज कर सकता है, यानी व्यापार घाटा यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। ये कहा गया कि अगर 2025-26 तक ऊर्जा बिल ये अगर नहीं नियंत्रित किया गया तो यानी 2025-26 तक ये कितना हो जाएगा? 770 अरब डॉलर होने की संभावना है, यानी ये कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो गया। और 2026-27 तक की बात करें तो 1000 अरब डॉलर लगभग पहुंचने की संभावना है। अभी जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कुल 51 अरब डॉलर कोयला आयात किया गया। 51 अरब डॉलर का कुल क्या किया गया है? कोयला आयात किया गया है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कोयला आयात कहाँ किस देश से करते हैं ज़्यादातर, तो जो कोयला आयात जो किया जाता है उसमें से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, अफ्रीका इत्यादि देशों से किया जाता है। नेक्स्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बाघों के संरक्षण की दिशा में भारत अब पूरी दुनिया को दिखलाएगी राह। जी हाँ,
ये सही खबर है। एक तो बाघ जो मिलता है ओवरऑल 13 देश में बाघ मिलता है, जिसमें से 70% यानी 13 देशों में से लगभग 70% अकेले भारत में बाघ मिलता है। बाघ संरक्षण की ये जो इसलिए चर्चा में ये खबर आया है क्योंकि ये खबर लगभग इसका 50 साल मतलब पूरा हो गया है। इस 1 अप्रैल को ये 50 वर्ष पूरा हो जाए, क्योंकि 1 अप्रैल 1973 को ये प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था, और चूंकि ये 50 वर्ष पूरा हो गया तो इसके यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा है, जो 68 प्रीलिम्स में क्वेश्चंस देखे गए थे। नेक्स्ट, इसी में अगर इंपॉर्टेंट और खबर की बात करें तो टाइगर रेंज जो कंट्री है, टाइगर रेंज कंट्री देशों की बात करें, टोटल कितना है? 13 देश है। कौन कौन है? तो भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड, वियतनाम, चीन और इंडोनेशिया, ये सब देश है जो टाइगर रेंज कंट्री में है। और यहाँ पे 13 देश है जहाँ पे बाघ संरक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 2023 में देश में कुल जो टाइगर रिजर्व यानी 2023 यानी वर्तमान में बात करें तो टाइगर रिजर्व की कुल संख्या की बात करें 53 है, यानी 53 जो है टाइगर रिजर्व है, जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अभी 2022 का जो रिपोर्ट आया था बाघ से रिलेटेड, वो उसकी गणना के अनुसार कितना था? सॉरी 2018 में 22 वाला आने वाला है। 2018 के अनुसार 2967 यानी 3000 में कितने कम? 33 कम। ये 2018 के आंकड़े हैं, लेकिन 2022 में भी 2022 के भी आंकड़े आया नहीं है। नेक्स्ट खबर, और एक इसी में इंपॉर्टेंट यह है कि कंबोडिया ने भारत के साथ बाघ संरक्षण पर करार किया, यानी एक एग्रीमेंट हुआ दोनों देश के बीच, और हो सकता है कि भारत से बाघ कंबोडिया को दिया जाए, जैसे चीता नामीबिया से अफ्रीका देशों से भारत आया है। अगर समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए जो अभी काम चल रही है, यानी जो इस पर तकरार चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने इसका विरोध किया है और कहा है कि अगर समलैंगिक विवाह को अगर मान्यता मिल जाता है तो सामाजिक मूल्यों को संतुलन मतलब सामाजिक मूल्य अप्रभावित अप्रभावित नहीं बल्कि प्रभावित हो सकता है, इसमें यह कहा गया है। ऐसे कई देश हैं दुनिया के अलग अलग देशों में जहाँ पे इसको मान्यता दिया जा चुका है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि जहाँ पे भी इसको मान्यता अभी तक टोटल 10 देश हैं, यानी 10 कंट्रीज़ है जहाँ पे समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया गया, और वहाँ पे जो पॉपुलेशन जो वृद्धि जो इंक्रीमेंट रेट है वो कम है, जैसे कि नीदरलैंड, स्वीडन और ये कनाडा है। इस तरह से 10 देश है जहाँ पे क्या हुआ कि इसको मान्यता दिया गया, और वहाँ का जो फर्टिलिटी रेट है 1.6 है, यानी जिस देश में इसको मान्यता दिया गया समलैंगिक विवाह का, वहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट है यानी 1.6 है, प्रजनन दर जो कि 2.1 यानी जो प्रतिस्थापना दर है उससे कम है। और एक और भी रिपोर्ट है कि जो जनसंख्या संबंधित अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ा है जो 193 देशों में जहाँ पर भी ये कानून लागू है वहाँ पे जनसंख्या की वृद्धि कम है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की नगर निकाय की सीटों में महिलाओं के लिए 38% क्या हुआ है? आरक्षण मिल गया। ये इंपॉर्टेंट है। इतना ही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी और पिछड़ा आयोग के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश यानी सुप्रीम कोर्ट और ओबीसी के जो निर्देश है उसके आधार पे 38% क्या हुआ यहाँ पे आरक्षण मिला है महिलाओं को शहरी नगर निकाय में। और इसके अगर संवैधानिक प्रोविजन की बात की जाए तो 74 नंबर था जिसको संविधान में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट खबर की बात करें, वाइब्रेंट विलेज, ये आपके लिए काम क्या है? ये कहाँ चलता है? ये जो विलेज है किस इलाका में काम कर रहा है ये प्रोग्राम? तो जो सीमांत क्षेत्र है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये जो वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम चल रहा है। और ये भी जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया जी ने अभी उत्तराखंड की यात्रा की थी और यहाँ पे इसकी चर्चा किया था, इसलिए खबर में था। यानी जो सीमांत इलाका है वहाँ पे सड़क और नेटवर्क कनेक्टिविटी, बिजली, पानी, बेहतर स्वास्थ्य इत्यादि इसको क्या करना है? बढ़ाने पे जोर दिया जा रहा है। अब ये एक और रिपोर्ट है नेक्स्ट जो मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जो वित्तीय मामले पंचायतों में जो ऑडिट की व्यवस्था है वो अभी काफ़ी लचर स्थिति में है। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो 15वें वित्त आयोग था, ठीक है, 15वें केंद्रीय वित्त आयोग ने एक शर्त लगा दी थी
कि जो राज्य ऑडिट नहीं करेगा ठीक है, उसको अनुदान नहीं दिया जाएगा। इसलिए ये अब कई राज्यों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। अब क्या जो 15 ठीक है, इसमें एक जो केरल है इसने 100% केरल 100% यानी केरल जो है 100% इसको ऑडिट किया है, इसलिए यहाँ इसको जो अनुदान है मिलने की संभावना है। उसके अलावा जो बिहार है 9 राज्य है, जो जिसमें असम, बिहार, हरियाणा इत्यादि जो है ये छठे राज्य वित्त आयोग की गठन कर चुका है। नेक्स्ट खबर की बात करें तो भोपाल में संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। भोपाल में जो संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसमें राजनाथ सिंह जी ने इसमें शिरकत की है और पीएम मोदी जी कल करने वाले हैं। तो इसमें इसका जो विषय था रेडी, रिसर्जेंट एंड रिलेवेंट, रेडी, रिसर्जेंट एंड रिलेवेंट, इसका क्या था, थीम था और विषय था। नेक्स्ट खबर की बात करें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर नहीं लगेगा आयात शुल्क। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जो बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं जो बहुत कॉस्टली हैं, इसके लिए जो दवा का जो आयात होता था उस पर शुल्क को क्या कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया है। जैसे इसके लिए एक विधेयक भी है, विधेयक यह है कि दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 में उल्लिखित यह प्रावधान को लागू किया गया है। और एक जो कुछ दिन पहले ये न्यूज़ में था, एक 17 करोड़ की दवा, एक दवा की जो खुराक है वो 17 करोड़ है, जो स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। जी हाँ, ये एक बच्चे पीड़ित हो गया था जिसको लेके काफ़ी सोशल मीडिया पे भी मुहिम चला था। वो बीमारी था स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसके एक खुराक की जो दाम है वो 17 करोड़ है, जो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। नेक्स्ट खबर और आखिर है कि रक्षा मंत्रालय ने पोत जो निर्माण है उसके लिए 19,600 करोड़ को करार किया है। अब ये क्या है, तो केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर पहल के तहत, यानी आत्मनिर्भर पहल के तहत ये प्रोग्राम चला रहा है, जिसमें है रक्षा मंत्रालय ने ये कहा है कि 11 जहाज़ों का अधिग्रहण भारतीय पोत कंपनियों के लिए किया जा रहा है। इसमें यह है कि 1906 करोड़ की लागत इसमें से सौदे किया, जिसमें से 11 होगा, 11 में से 2 पार्ट है, एक तटीय गश्ती पोत होगा जो अगले पीढ़ी के 6 है, और बाकी जो 5 है वो मिसाइल पोत होगा जो भी अगले पीढ़ी के। एक तो ये है, दूसरा ये है कि ये जो 11 में से 7 को 11 है, इसमें से 11 में से 7 जो है वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनेगा, और बाकी जो बचा 4 ये बनेगा कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड में ये इसको निर्माण होना है, जो कि 2026 से इसका आपूर्ति भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक और जो है इसे न्यूज ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल खरीद के लिए 1700 करोड़ रुपए का समझौता किया गया है। ये है क्या, तो किसे किया गया है, तो BAPL ये है क्या, ये जो है भारत और रूस के बीच संयुक्त उद्यम है। कौन, BAPL, भारत और रूस के बीच क्या है, ये कंबाइंड उद्यम है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।